नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 11th क्लास का रसायन की मूलभूत अवधारणाएं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2 डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे चलेंगे और इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा, जो आगे की सभी क्लासों में और कॉम्पिटिशन्स में बहुत काम आता है। हर चैप्टर में मोल काम आता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मोल के बारे में हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि मोल क्या है, द्रव्यमान के रूप में, आयतन के रूप में और संख्या के रूप में, अवोगाद्रो संख्या के रूप में। इस प्रकार हमने ये चीजें तो देखी थी थ्योरेटिकली, लेकिन अब उसमें कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और मोल को पहले तो इन तीनों को मिला के एक परिभाषा बना दें। तो मोल को परिभाषित कैसे करेंगे आप? तो मोल की परिभाषा में आप बच्चों ये कहेंगे, बिल्कुल सिंपली देखिए, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम मात्रा में जितने परमाणु होते हैं उतने परमाणु या उतने कण किसी पदार्थ की जितनी मात्रा में पाए जाते हैं वह मोल कहलाती है। वापस देख लीजिए, कार्बन 12, जो कार्बन 12 जिसका परमाणु भार 12 है, 6C12, इस समस्थानिक के 12 ग्राम में जितने परमाणु पाए जाते हैं उतने के उतने ही कण किसी पदार्थ की जितनी मात्रा में पाए जाते हैं वह मात्रा मोल कहलाती है। यह आपका मोल की परिभाषा होगी। अब मोल पर कैसे प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है यहां, पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला टाइप है मोलों की संख्या ज्ञात करना। देखिए, हमने मोल को 3 रूपों में पढ़ा। पहला पढ़ा पदार्थ की मात्रा के रूप में, दूसरा पढ़ा आयतन के रूप में, तीसरा पढ़ा अणुओं की, कणों की संख्या के रूप में। तो हम ग्राम में मात्रा ले रहे हैं, हम आयतन भी ले रहे हैं और हम कणों की संख्या भी ले रहे हैं। इनसे तीनों से आप मोल कैसे ज्ञात करेंगे, यह पहले टाइप का क्वेश्चन होगा। तो पहला प्रश्न है, 7.85 ग्राम आयरन आपको दिया है, इसमें कितने मोल होंगे? मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब ग्राम में मात्रा दी हो, जब ग्राम में मात्रा दी, आप जानते हैं कि 1 मोल, किसी परमाणु के 1 मोल का भार कितना होता है? परमाणु भार ग्राम में, क्योंकि ये परमाणु है और इसका परमाणु भार है 56, यानी इसके 56 ग्राम में 1 मोल होता है। तो 7.85 ग्राम में कितना मोल होगा? तो ग्राम में मात्रा बटा इसका परमाणु भार। तो जब ग्राम में मात्रा दे रखी हो और मोलों की संख्या पूछे, तो अगर परमाणु है तब तो आप परमाणु भार का भाग दे देंगे, और अणु है तो अणु भार का भाग दे देंगे। यहां चूंकि परमाणु है तो कितने हो गए इसमें मोल? क्वेश्चन नंबर 1 में 7.85, ये तो आयरन की ग्राम में मात्रा थी, इसमें हमने इसके परमाणु भार का भाग दिया 56। इसको काट लेंगे, भाग दे लेंगे, तो ये 0.14 के समथिंग आ जाएगा। ये 0.14 के समथिंग एक बार जाएगा और 4 बार से जाएगा। फिर आगे हम और भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये 0.14 मोल हो गया।
ऐसे ही दूसरा हम निकालें 65.5 माइक्रोग्राम। माइक्रो जैसा कि हमने पहले देखा था, ये पूर्व लग्न लगते थे, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम, मिली। तो माइक्रो में कितने होते हैं? 10 की घात -6। तो पहले तो माइक्रोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 10 की घात -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें दूसरे में देखिए वही सूत्र लगेगा, 65.5 इंटू 10 की घात -6 इतने ग्राम होंगे कार्बन के, क्योंकि माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 होता है। और इसमें हम भाग दे देंगे किसका? इसके परमाणु भार का। और परमाणु भार का जब हम भाग देंगे और फिर जो हमारा मान आएगा, ये लगभग आ गया 12×5 0.54 इंटू 10⁻⁻6। ये आपका इतने मोल इसमें पाए जाएंगे। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन लें। अब इसमें आयतन दे रखा है, तो जब आयतन दिया हो तो आपको मालूम है कि एनटीपी पर पदार्थ के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो हमको यहां आयतन दे रखा है और आयतन से मोल निकालने हैं। तो क्या करेंगे? जब ऐसा हो तो मोलों की संख्या कैसे याद करेंगे? जो भी आयतन दिया गया है, दिया गया आयतन, लेकिन वो किस में होना चाहिए? लीटर अपॉन 22.4। इससे हम मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो ये कितना आ गया? हमको दे रखा है 44.8 लीटर और ये अपॉन 22.4 लीटर, ये आ गया 2 मोल। यानी 44.8 लीटर CO2 में कितने मोल होंगे? 2 मोल होंगे। इस तरह आप आयतन से मोल ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा देखिए, अगला 4th क्वेश्चन, 18.066 अणु दे रखे हैं आपको ऑक्सीजन गैस के, इसमें कितने मोल होंगे? तो आपको पता है कि 1 मोल गैस में एसटीपी पर अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। और अवोगाद्रो संख्या कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब इसमें हम मोल कैसे निकालेंगे? ये 4th क्वेश्चन है, मोलों की संख्या। जब हमको क्या दे रखा हो? कणों की संख्या दे रखी है। तो जो भी कणों की संख्या या अणुओं की संख्या दे रखी है, डिवाइड बाई अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या आप जानते ही हैं, तो अब करिए 18.066 इंटू 10⁻, ये बस ये अणु दे रखे अपॉन अवोगाद्रो संख्या क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये अवोगाद्रो संख्या हो गई। तो क्या आ गया? इसको काटिए तो ये लगभग दिख रहा है आपको 3 टाइम्स कट जाएगा। तो ये आ गया 3 इंटू, ये पावर जो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, 10⁻⁻1। इतने मोल होंगे, इतने अणु ऑक्सीजन में। तो ये आप अणुओं की संख्या, ग्राम में मात्रा और आयतन दे रखा हो तो मोल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब आइए टाइप 2, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। अब तीनों में अंतर संबंध। अंतर संबंध कैसे? कि किसी पदार्थ की ग्राम में मात्रा दे रखी हो और आयतन पूछे, या आयतन दे रखा हो, ग्राम में मात्रा पूछे। ग्राम में मात्रा दे रखी हो, अणुओं की संख्या पूछे। अणुओं की संख्या दे रखी हो, ग्राम में मात्रा पूछे या आयतन पूछे। यानी तीनों के बीच भार, द्रव्यमान, आयतन और कणों की संख्या के बीच अंतर संबंध पर आधारित सवाल। तो इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है 44.8 लीटर CO2 का भार, आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसमें क्या कर लेंगे? मोलों की संख्या कर लेंगे। तो मोलों की संख्या में क्या होगा?
कैसे ज्ञात करते हैं? अभी हमने देखा, अगर आयतन दे रखा है तो मोलों की संख्या बराबर क्या हो गया, दिया गया आयतन अपॉन 22.4। तो इससे ये कैंसिल हो गया और 2 मोल आ गए। अब 1 मोल का भार कितना है? अणुभार, क्योंकि अणु है। परमाणु होता तो परमाणु भार के बराबर होता। तो अणुभार कितना हो गया CO2 का? तो 1 मोल CO2 कितना हो गया? C का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 32, यानी ये हो गया 44। यानी CO2 का 1 मोल 44 ग्राम वेट का होता है। तो हमको कितने मोल आ गए? 2 मोल। तो 2 मोल CO2 का भार कितना हो गया? 44 इंटू 2 यानी 88 ग्राम्स, यानी 44.8 लीटर CO2 का भार 88 ग्राम होगा। अब आपको रिपीट करके भी पूछा जा सकता है, रिवर्स करके। कैसे पूछेगा देखिए, अब ग्राम से या भार से आयतन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि 54 ग्राम अगर जल के दिए हो तो इसमें इसका आयतन कितना होगा। तो वही काम करेंगे, पहले ग्राम से क्या निकाल लेंगे? मोल, और फिर मोल से क्या निकालेंगे? आयतन। तो कैसे निकालेंगे? 54 ग्राम, ग्राम से मोल कैसे निकालते हैं? ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। तो 54 ग्राम था, तो 54 में किसका भाग देंगे? जल का अणुभार। जल का अणुभार कितना होगा? 2 इंटू हाइड्रोजन का तो 1 होता है परमाणु भार, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये हो गया 18, यानी 18 का भाग दे दिया। कितना आ गया? 3। तो इसमें 3 मोल हो जाएंगे जल के। 3 मोल हो गए, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, 3 मोल हो जाएंगे। अब 1 मोल का आयतन आप जानते हैं कितना होता है एनटीपी पर? 22.4 लीटर। तो 3 मोल का आयतन कितना होगा? 3 इंटू 22.4 लीटर। तो ये इसमें 54 ग्राम जल में जो आयतन होगा वो 3 इंटू 22.4 लीटर इसका आयतन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह आप देखिए नेक्स्ट और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अब संख्या पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपको ग्राम में मात्रा दी है या आयतन दिया है, कुछ भी दिया है तो आप पहले मोल बना लेंगे और फिर उससे संख्या ज्ञात करेंगे। कैसे? जैसे 88 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या, तो सबसे पहला काम आप मोल बना लीजिए। तो मोल बनाने के लिए क्या करते हैं? ग्राम में मात्रा बटा वही अणुभार। तो CO2 के मोल कितने हो गए? 88 अपॉन इसका अणुभार निकाल लीजिए CO2 का 12 प्लस 32 यानी 44, इससे डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ गया? 2 मोल। यानी यहां कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल दे रखे। अब 2 मोल में अणुओं की संख्या, तो आपको मालूम है 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। इतने अणु 1 मोल में होते हैं। तो हमारे पास कितने हैं? 2 मोल। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इतने अणु होंगे। तो ये अणुओं की संख्या हो गई। अब आपसे पूछता है परमाणुओं की संख्या। तो बेटा परमाणुओं की संख्या देखिए, अणुओं की संख्या आ गई तो परमाणु संख्या आ जाएगी। देखिए एक अणु CO2 में परमाणु कितने हैं? 1 कार्बन का परमाणु है और 2 ऑक्सीजन का परमाणु है, यानी 3 परमाणु है। 3 परमाणु। तो आपके पास अणु कितने आ गए? 2 इंटू 6.022 10⁻23। इतने अणुओं में कितने मोल होंगे? कितने परमाणु होंगे? तो 2 इंटू 6.022 ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 से। यानी इतने परमाणु 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में होंगे। हमने कुछ नहीं किया, हमने अणुओं की संख्या निकाली और एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। तो इतने अणुओं में कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाई 3। ये कर दिया। अब चलिए, अब परमाणु संख्या के बाद आगे देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पूछ सकता है।
तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आपको दिक्कत नहीं है। जब परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो गई तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात हो जाएगी। देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन देख लीजिए इन CO2 कितने हैं। कार्बन में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 8, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो इनमें हो गए 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन। तो एक अणु में, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु CO2 में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 16 + 6 22 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास अणु कितने आ गए, अणु कितने थे, 6.2 इंटू 6.023, क्योंकि 2 मोल है इसमें, इंटू 10⁻23। इतने अणु कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। अब एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 22, तो इतने अणुओं में कितने होंगे, गुणा 22, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। अब इससे भी आगे बढ़ के आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 88 ग्राम CO2 में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होगी। देखिए, तो इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा मालूम होना चाहिए। आगे के चैप्टरों में आएगा, लेकिन थोड़ा सा बेसिक कॉमन क्वेश्चन है। ये स्ट्रक्चर है, कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, तो ये 4 बंद, 2 और 2, 4 बंद बना रहा है। ऑक्सीजन की 2 होती है, तो ये भी 2 बंद बना रहा है, ये भी 2 बंद बना रहा है। तो ये इसकी संरचना है। अब इसमें जब 2 बंद बनते हैं तो एक बंद एकल होता है और दूसरा बंद पाई बंद होता है। एकल बंद सिग्मा कहलाता है, पाई बंद को पाई, ये सिग्मा, ये पाई। यानी एक CO2 अणु में एक CO2 में कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा, और कितने पाई है, 2 पाई। तो आपके पास अणु कितने हैं, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 अणु है आपके पास 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसमें सिग्मा बंध कितने हो गए, सिग्मा बंधों की संख्या और पाई बंधों की संख्या। तो एक अणु में सिग्मा बंध है 2, तो इतने अणुओं में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ऐसे ही पाई बंध कितने होंगे, 2 इंटू 2, इसमें क्योंकि 2 ही है ये भी। ये आपके पास इसमें सिग्मा और पाई बंधों की संख्या, कुल बंधों की संख्या, कुछ दोनों को जोड़ दीजिए, ये कुल बंधों की संख्या हो जाएगी। इस प्रकार आपसे मोल में से सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्राम में मात्रा दे रखी हो, आयतन दे रखा हो, कणों की संख्या दे रखी हो। इसके आधार पर आप मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, या ग्राम में मात्रा दे रखी हो उससे आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन दे रखा हो उससे ग्राम में मात्रा ज्ञात कीजिए, या इन दोनों से ही अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, या अणुओं की संख्या से ग्राम में मात्रा और आयतन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार सारे तरीके से हमने मोल पर आधारित ये प्रश्न पढ़े। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रतिशत संगठन ज्ञात करना। प्रतिशत संगठन का मतलब क्या है, किसी पदार्थ के, कोई भी पदार्थ आपको दे रखा है, यौगिक आपको दे रखा है, उसके 100 भाग, भारों के 100 भाग में प्रत्येक संगठन, जो उसके संगठन में जो भी घटक है उसकी कितनी मात्रा है। यानी 100 भाग तो हो गया पदार्थ का, और उसमें मान लीजिए 3 संगठक हैं A B C, तो A का कितना भाग है, B का कितना भाग है और C का कितना भाग है। यह मात्रा कहलाती है प्रतिशत संगठन। तो इसको हम ज्ञात करने की, जैसे मान लीजिए उदाहरण लें, फेरिक सल्फेट है Fe2SO4 होल थ्राइस। इसमें प्रत्येक घटक, 3 घटक हैं इसमें, Fe आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन, इन तीनों का प्रतिशत संगठन निकालना है। तो जब प्रतिशत संगठन किसी तत्व का निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए किसी तत्व का प्रतिशत संगठन, तो सबसे पहले उस पदार्थ में
उस तत्व के परमाणुओं की संख्या। तो सबसे पहले तत्व, जिस तत्व का प्रतिशत संगठन निकाल रहे हैं, उस तत्व के परमाणुओं की संख्या इंटू उस तत्व का परमाणु भार। अपॉन पूरे पदार्थ का भार, अणुभार, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसके द्वारा हम किसी भी तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब यहां हम देखते हैं Fe की प्रतिशत मात्रा कितनी हुई। देखिए यहां परमाणु भार दे रखे हैं मैंने, तत्व यानी Fe, कितने Fe हैं 2, तो 2। परमाणु भार कितना है, एक Fe का, आयरन का 56, तो 56 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई, अब इस पूरे का पदार्थ का भार, अणुभार, ये टोटल करके हम इधर लिखें तो 56 इंटू 2 हो गया। सल्फर है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये है 4 इंटू 3 12, इससे मल्टीप्लाई हो गया। ये आपका पूरा करेंगे तो 12 ये आ गया, ये टोटल करेंगे तो 400 है, यानी इसका टोटल भार है पदार्थ का 400 अणुभार, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको कर देंगे, कैंसिल हो गया, और 2 से ये, यानी ये आ गया 28%। इस पदार्थ में 28% आयरन है। अब ऐसे ही हम अन्य तत्वों की, सल्फर की प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं। सल्फर कितने हैं 3, सल्फर का परमाणु भार कितना है 32, अपॉन टोटल है 400 अणुभार इन 200, ये सल्फर की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। इसी प्रकार हम किसकी निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, कितने ऑक्सीजन है, देखिए 4 तो ये अंदर है और 3 ब्रैकेट के बाहर है, ये मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 3 यानी 12 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16, तो मल्टीप्लाइड बाई 16 अपॉन वही 400 इंटू 100, ये प्रतिशत मात्रा आ जाएगी ऑक्सीजन की। इस प्रकार हम किसी पदार्थ में उपस्थित प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत संगठन ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका प्रतिशत संगठन है। इसके बाद आपको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सारा समझ रहे हैं, और ये न्यूमेरिकल साथ साथ करते जा रहे हैं। ये मैं उदाहरण एक एक दो आपको करवा रहा हूं, बाकी आपको करने को दूंगा, प्रॉब्लम्स दूंगा। बुक में से भी आप अपनी कर सकते हैं, जो भी रेफरेंस बुक आप लेते हैं उसमें से भी आप कर सकते हैं, बाकी मैं तो प्रॉब्लम्स दूंगा ही, वो आपको करनी है। फिर इसके बाद आप देखिए मूलानुपाती व अणु सूत्र ज्ञात करना, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें किस प्रकार न्यूमेरिकल, पहले तो ये देखिए मूलानुपाती और अणुसूत्र है क्या, अंतर क्या है। देखिए आपने सामान्यतः जब किसी पदार्थ को आप व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जैसे H2O है, जल को आप H2O के रूप में प्रदर्शित करते हैं, यानी इसमें H के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। यह इसका अणुसूत्र है। अणुसूत्र का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या है, कि किसी अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या, यानी वास्तव में ही हाइड्रोजन के, जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, यह वास्तविक संख्या अणुसूत्र कहलाती है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं 6, हाइड्रोजन कितने होते हैं 12 और ऑक्सीजन कितने होते हैं 6।
यानी यह इनकी वास्तविक संख्या है। यह है ग्लूकोज का अणु सूत्र। अब इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है कि मूलानुपाती सूत्र में किसी अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात होता है। मूलानुपाती सूत्र प्रत्येक तत्व के परमाणुओं का सिंपल होल नंबर रेशो व्यक्त करता है। जैसे अगर इसको काटे हम तो ये 1:2:1 यानी CH2O, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी इसका ये सूत्र बन गया। ये क्या हो गया? इसका सिंपल रेशो। ये कहलाएगा इसका ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। तो कहने का मतलब यह है कि आप मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र दोनों में अंतर समझ गए होंगे। अब इसको निकालने के लिए कैसे क्वेश्चन आता है वो आप देखिए। एक पदार्थ आपको देगा और उसका प्रतिशत संगठन आपको देगा। जैसे अब इसमें देखिए एक सवाल लें। सवाल है ब्यूटेरिक अम्ल में आपको दे रखा है कार्बन 54.4%, हाइड्रोजन आपको दे रखी है 9.05% और कह रहा है शेष ऑक्सीजन है। शेष निकाल लेंगे 100 में से माइनस करके। अब कहता है इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। यदि इस ब्यूटेरिक अम्ल का अणुभार 88 हो तो इसका अणु सूत्र भी ज्ञात करो। तो इसके लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जो भी तत्व आपको दे रखे हैं उसको टेबल की फॉर्म में बना लीजिए। कैसे? देखिए यहां लिखिए तत्व जो भी आपको दे रखे हैं। कौन कौन से तत्व हैं? 3 तत्व हैं। यहां क्रम फर्स्ट सीरियल नंबर पे आपका जो कार्बन है, सेकंड आपका हाइड्रोजन है, थर्ड आपका ऑक्सीजन है। ये 3 तत्व आपको दे रखे हैं। अब इनकी प्रतिशत मात्रा ये कितनी कितनी दे रखी है? इसकी देख लिए 54.4%, इसकी 9.05%, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 100 में से माइनस कर दीजिए तो ऑक्सीजन का मात्रा आ जाएगी। तो 100 माइनस 54.4 प्लस 9.05, ये आ गया लगभग 36.71 के समथिंग। ये आपकी प्रतिशत मात्रा है। अब इसके बाद आप इनका क्या लिखेंगे? परमाणु भार। तो परमाणु भार कार्बन का आप जानते हैं 12, हाइड्रोजन का आप जानते हैं 1 और ऑक्सीजन का आप जानते हैं 16। ये आप तीनों चीजें आपको दे रखी है। इन तीनों से अब आप क्या निकालेंगे? आपेक्षिक मोलों की संख्या, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। वो कैसे निकालेंगे? वो बिल्कुल सिंपल है। जितनी प्रतिशत मात्रा जिस तत्व की दे रखी है उसमें उसके परमाणु भार का भाग दे देंगे। यानी यहां आप कर देंगे 54.4/12, ये हो गया 9.05/1 और ये हो गया 36.71/60। अब ये भाग देके ये संख्या आप ज्ञात कर लेंगे। जो भी संख्या इसकी आती है, जैसे इसमें आप डिवाइड कीजिए 48 और ये 4.5 के समथिंग आ जाएगी। ये तो 9.05 के समथिंग ही आएगी और ये आ गया 2.3 के समथिंग। ये आपका आपेक्षिक मोलों की संख्या। अब इनका सरल अनुपात निकालिए, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं बेटों? इसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे
इन तीनों को उससे डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ गया 4.5 डिवाइड बाई 2.3, 9.05 डिवाइड बाई 2.3 और 2.3 डिवाइड बाई 2.3। ये हमने डिवीजन कर दिया। तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली। अब इसका क्या करते हैं, जो भी ये आया आप निकालिए अप्रोक्सीमेटली, ये इसको होल नंबर रेशियो बना लेते हैं, यानी पूर्णांक में संख्या बना लेते हैं। तो ये लगभग 2 के समथिंग आ जाएगी और ये लगभग 4 के समथिंग आ जाएगा और ये तो 1 के समथिंग है। तो ये 2, ये 4, ये 1। तो इनका रेशियो आ गया, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है। यानी इसका मूलानुपाती सूत्र क्या बन गया, ये बन गया C2H4O। यह इसका ब्यूट्रिक एसिड का मूलानुपाती सूत्र हो गया। अब मूलानुपाती सूत्र के बाद अणु सूत्र कैसे निकालें, ये आप टेबल अच्छी तरह समझ लेना। पहले क्रम संख्या लिख के फिर तत्व, जो भी आपको तत्व दे रखे हैं वो लिख देंगे। उसके बाद इनकी प्रतिशत मात्राएं लिख देंगे। फिर सबके जो भी है 3 है 4 है जितने भी हैं उनके परमाणु भार ये दिए होते हैं। फिर इनके यहां से स्टार्ट होता है आपेक्षिक मोलों की संख्या। तो जो भी प्रतिशत मात्रा है जिस तत्व की, उस तत्व के परमाणु भार का उसमें भाग दे दीजिए। ये दे दिया तो आपेक्षिक मोलों की संख्या आ गई। इसके बाद इन तीनों का सरल अनुपात निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, जो सबसे छोटी संख्या है उसका भाग देंगे तीनों में, निकाल के इनको सरल पूर्णांक, सिंपल पूर्णांक अंक में हम इसको ज्ञात, पॉइंट में आए तो उसको आप पूर्णांक में चेंज कर लीजिए, होल नंबर बना लीजिए, क्योंकि अणु पॉइंट में नहीं होगा। तो ये आपका इस प्रकार, अब इनकी संख्या जैसे कार्बन 2 आया तो C के नीचे 2 आ गया, H4 आया तो H के नीचे 4 आ गया, O1 आया तो O के नीचे 1 है, 1 को लिखते नहीं। तो ये आपका मूलानुपात। अब मूलानुपाती से अणु सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, अणुभार आपको दे रखा है 88। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि मूलानुपाती सूत्र बाहर निकालिए। ये क्या था, C2H4O। तो C2 यानी 2 इंटू कार्बन को होता है 12 प्लस H4 इंटू 1 और इसका 16, कितना आ गया 24 प्लस 4 प्लस 16 यानी 44 आ गया। ये आ गया इसका मूलानुपाती सूत्र भार। और अणुभार आपको दे रखा है, तो एक इंटीजर n ज्ञात कीजिए जिसमें आप कीजिए अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र भार। अणुभार आपको दे रखा है 88 और मूलानुपाती सूत्र भार आ गया आपका 44। दोनों को कैंसिल करिए, 2 आ गया। इस इंटीजर से, इस अंक से आप मूलानुपाती सूत्र को गुणा कर दीजिए तो आपका अणु सूत्र आ जाएगा। तो अणु सूत्र इज इक्वल टू n इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो ये n कितना है, यहां 2 और ये C2H4O, तो ये क्या आ गया C4H8O2। ये इसका अणु सूत्र आ गया। इस प्रकार ये पूरा क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको प्रतिशत मात्राएं दे रखी है और उससे आपने पहले मूलानुपाती सूत्र निकाला और फिर उससे आपने अणु सूत्र ज्ञात किया। इस प्रकार ये आपका मूलानुपाती और अणु सूत्र वाला टॉपिक हो गया। अब बेटो इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन रिएक्शंस पर आधारित हैं मूल कंसेप्ट पर ही, लेकिन कुछ अभिक्रिया पर आधारित क्वेश्चन है, तो उसको मैं करने को दूंगा आपको। तो वो अभिक्रिया में मोल कंसेप्ट का यूज करके ही आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कोई पदार्थ इतने ग्राम, आपको दिया रखा है इतने ग्राम पदार्थ है, वो किसी रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है और दूसरा उत्पाद बनाता है, तो इसका इतना मोल उत्पाद के कितने मोल बनाएगा, उत्पाद का कितना मोल इसके कितने मोल से प्राप्त होगा,
मतलब रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जो स्टोइकियोमेट्री बेस्ड, स्टोइकियोमेट्री मतलब जो क्रियाकारक और उत्पाद के पहले पूर्णांक संख्या लिखी जाती है वो स्टोइकियोमिति कहलाती है, मोलों की संख्या कहलाती है, और उस पर आधारित प्रश्न जो है वो आपको करने होते हैं। तो इस प्रकार अब जो नेक्स्ट है अपना, जो अब विलियन पर जो क्वेश्चन है, विलियन की सांद्रता का मापन, तो बेटो इसको मैंने विस्तार पूर्वक अपने फर्स्ट वीडियो में आप इसको देख लेना। विलियन 12th क्लास का चैप्टर है, और इसका ये वाला पार्ट आपके यहाँ 11th में है, नॉर्मलता, मोलरता और मोललता, वो आप वहां से इसको डेप्थ में पढ़ लेना। तो ये मैं अभी इसको करा दे रहा हूँ, तो ये आपका वहां से आपको करना है, मैंने वीडियो डाली हुई है, उसको आप वॉच कर लेना, और उसमें पूरे क्वेश्चंस भी मैंने डाले हुए हैं, तो वहां से आप इसको करेंगे। इसके बाद जो पोर्शन बचा, तो अब आज के वीडियो में तो मैं इतना ही आपको देकर समाप्त कर रहा हूं। अगले वीडियो में हम जो स्टोइकियोमेट्री पर आधारित क्वेश्चन है कि किसी के कितने मोल दिए हैं, कितने मोल प्राप्त होंगे, या और जो क्वेश्चंस हैं स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमिति, स्टोइकियोमिति मतलब जो अभिकारक और उत्पाद के मोल जो आपका समीकरण है उसमें दिए होते हैं, उस पर जो आधारित प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फिर इसके बाद सीमा कारक और आधिक्य कारक, ये करके ये पार्ट समाप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे, लेकिन न्यूमेरिकल हम उसमें भी करेंगे। अब आज का ये पार्ट तो समाप्त हुआ।